हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी कुशल मंगल होंगे। मैं धर्मेंद्र आप सभी का अवधूत नगरी के डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू में स्वागत करता हूं। आज डेट है 10 अक्टूबर 2020 और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा इंट्रो। पहले की तरह अवधूत नगरी एक ऐसी संस्था है जहां पर आप किसी भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्री और मेंस की तैयारी कर सकते हैं और साथ ही करंट अफेयर भी लेकर चल सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के दौरान, एडमिशन के दौरान फीस डिस्काउंट के लिए आप दिए हुए रेफरेंस कोड का यूज करके फीस डिस्काउंट भी पा सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप हमारे सेशन को यूट्यूब पर भी लाइव देख सकते हैं। तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। डेट 10 अक्टूबर 2020, द हिंदू। ठीक है, पेज है हमारा फर्स्ट पेज है द हिंदू का। ठीक है, इसमें पहला आर्टिकल जो है आपका आरबीआई फोरकास्ट एंड टू कॉन्ट्रैक्शन बाय Q4। मतलब आरबीआई जो है Q4 जो है उसके बारे में बता रही है, जो कि मतलब यानी कि क्या बता रही है कि जीडीपी जो है वो काफी आपका घट रहा है। जीडीपी जो है आपका कम हो रहा है, संकुचित हो रहा है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहां पे बताया गया है कि गवर्नर शक्ति कांता दास जो है वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि 9.5% जो है रियल में जीडीपी लगभग संकुचित होती जा रही है। ठीक है, और इसके बारे में मतलब उन्होंने एक चीज और कही है कि जो रेपो रेट है आपका वो अनचेंज्ड है, बिना बदले रहेगा रेपो रेट। और एकोमोडेटिव स्टैंड्स टुवर्ड्स ग्रोथ विल बी एक्सटेंडेड टू द नेक्स्ट ईयर। और अगले साल एकोमोडेटिव जो है वो बढ़ने की चांस है। रिस्क वेटेज जो है लोन के लिए वो आपका बिल्कुल जो है खत्म, मतलब रिस्क वेटेज जो है वो बढ़ता जा रहा है लोन के लिए। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है गाइस, ये थोड़ा देख लेना आप लोग। ठीक है, रियल टाइम जो ग्रोथ सेटलमेंट है वो कब से लागू होगा, मतलब यानी कि दिसंबर 2020 से। ओके, और जीडीपी जो है Q4 में मैंने आपको बता दिया संकुचित हो रहा है लगभग 9.5%। तो वो सारी चीजें यहाँ पे एक चीज आया फैक्टर जो कि आरबीआई हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आरबीआई है क्या। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। आरबीआई आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी को पता होगा, इसकी हिस्ट्री भी मेरे हिसाब से सबने पढ़ी होगी पॉलिटी के अंदर। ठीक है, तो उन्हीं चीजों के बारे में यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन है कि आरबीआई जो है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। ठीक है, इसका इतिहास जो है आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश हुआ था और एक्ट 1934 के तहत। ठीक है, सबसे पहले जो सेंट्रल ऑफिस रिजर्व बैंक का था वो कहाँ स्टैब्लिश हुआ, कलकत्ता के अंदर, और परमानेंटली मूव कर गया मुंबई के अंदर, जो कि आज भी इसका हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में। 1937 में मूव किया था ये। ठीक है, मतलब ये हेड ऑफिस मुंबई बना था। और फिर उसके बाद जो बात की जाए, ओरिजिनली प्राइवेटली ऑन्ड सिंस नेशनलाइजेशन इन 1949। और मतलब बात की जाए तो 1949 में नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, रिजर्व बैंक जो इंडिया था हमारा वो फुली ऑन कर लिया गया था, मतलब भारत का जो भी आ जाए। ठीक है, अगले पेज की तरफ हम बढ़ते हैं। इससे संबंधित काफी तथ्य हैं जो आपको जानने जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए इसके बारे में संविधान में क्या बताया गया है या प्रस्तावना में क्या है या इसके स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो उस टाइप से ये चीजें आप पीडीएफ में पढ़ लेना इजिली। यहाँ पे मैं आपको नॉर्मल मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। ठीक है, ये क्या करती है, ये करेंसी को, क्रेडिट सिस्टम को, इन सारी चीजों को ऑपरेट करने का काम करती है। और मेनली क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रोथ को स्टेबलाइज करने का काम करती है, उनकी प्राइस स्टेबलाइज करने का काम करती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो रिजर्व बैंक है ये हमारा किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, सेंट्रल बोर्ड के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। और जो ये सेंट्रल बोर्ड अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, और किसके तहत, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसके तहत। और जो डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है वो 4 साल के लिए किया जाता है, या नॉमिनेशन जो होता है वो कितने साल के लिए, 4 साल के लिए किया जाता है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले, कल परसों का जो हमारा आर्टिकल्स है उनमें आया हुआ था कि 3 मॉनेटरी पॉलिसी के तहत 3 मेंबर्स को इसमें अपॉइंट किया गया, और उसमें भी बताया था कि इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो 4 साल के लिए हुई है। ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन है वो मेन फंक्शन क्या है, अभी बताया, मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग एक तो हो गया। ठीक है, और सेकंड आपका रेगुलेटर और सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल, मतलब यानी कि रेगुलेशन करना फाइनेंशियल सिस्टम का सारा। ओके, फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजर, मतलब फॉरेन से ये कोई भी पैसा एक्सचेंज करना हो या उससे रिलेटेड जो भी काम दाम है तो वो सारा जो होगा आपका किसका, इसी के थ्रू होगा। ठीक है, अगला जो है हमारा इसी में
क्या है मेन एक चीज और कि, एक मिनट, अगले पेज की तरफ पहले बढ़ते हैं। इश्यूअर ऑफ करेंसी, करेंसी को इशू भी यही करता है, देश की करेंसी को इशू कौन करता है, इसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और डेस्ट्रॉय भी यही कर सकता है, अगर मान लीजिए सर्कुलेशन के हिसाब से फिट नहीं बैठता है तो ये चाहे तो डेस्ट्रॉय भी कर सकता है, ठीक है। एक्सचेंज का काम भी इसका ही है और इश्यू का काम भी इसी का है। तो और डेवलपमेंट रोल, मतलब विकास की भूमिका में तो आपको पता है इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, विकास के फील्ड में इसका क्या काम है या कैसे हमारे लिए डेवलपमेंट का काम करता है, चाहे एग्रीकल्चर फाइनेंस हो या लोन हो या मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर को उधार देना हो, उनका लोन हो, या जो एमएसएमई को लोन जाता है, वो सारा काम जो किया जाता है आरबीआई के तहत ही किया जाता है। तो ये जो आरबीआई का एक छोटा सा आर्टिकल आया था आपका फर्स्ट पेज पे, ठीक है, रिगार्डिंग टू द जीडीपी की, जीडीपी जो है आपका 9.5% लगभग संकुचित हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? रीजन है ड्यू टू द पैंडेमिक ऑफ कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 के पैंडेमिक के कारण। अब इसी पेज पे एक एनआईए का छोटा सा आर्टिकल है जिसमें मतलब यानी कि जो मेन है एनआईए ही है आपके लिए कि एनआईए है क्या, तो उसी के बारे में यहाँ पे थोड़ी डिटेल बताई गई है। एनआईए क्या है? एक ऐसी एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो इन्वेस्टिगेशन का काम करती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इज स्टेट एजेंसी, एक स्टेट एजेंसी होती है और स्टैब्लिश की जाती है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जो क्या करता है, कॉम्बैट टेरर को, मतलब कॉम्बैट टेरर को, सारे काम को कॉम्बैट टेरर से जो रिलेटेड होते हैं भारत में उन काम को देखता है। और एक ये सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की तरह काम करता है। और एजेंसी को जो पावर होती है, जो डीलिंग पावर होती है, ठीक है, वो मतलब स्पेशल परमिशन, स्टेट से स्पेशल परमिशन के द्वारा मिलती है। और एजेंसी जो है एग्जिस्टेंस में बात की जाए कब आई, तो 2000 एक्ट के तहत आई थी और पार्लियामेंट में 31 दिसंबर 2008 को इसके तहत पास किया गया था, जो कि 26/11 मुंबई में जो 26/11 का टेरर अटैक हुआ था उसके बाद इसे पास किया गया था, ठीक है। अब उसके बाद हेडक्वार्टर जो है इसका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, एनआईए का, जो कि हमारे दिल्ली में पड़ता है, और इसकी ब्रांच जो है हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू में स्थित है। मेन क्या है, ये एनआईए के मोस्ट वांटेड जो लिस्ट है उसे मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं फिर हम। अगला है इसी पेज पे आपका एक और आर्टिकल है छोटा सा, ठीक है, एमिड पेंडेमिक ग्लूम 544 रीजंस फॉर इंडिया टू चीर। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही लाइन लिखी है, 2 ही लाइन मेंशन की है। क्या है इसमें, मतलब यानी कि पैंडेमिक चल रहा है, महामारी चल रही है, हमारे लिए बहुत ही मतलब यानी कि मुश्किल समय है ये वैसे, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसे समय खुशी की बात ये है कि भारत ने 544 नए स्पीसीज को खोज डाला है। वो स्पीसीज जो है जिसमें 364 तो एनिमल की स्पीसीज है और 180 जो है प्लांट की वैरायटीज है। तो आपको देख सकते हैं कि ये जो है 544 टोटल जो है स्पीसीज नए भारत ने खोजे हैं, जो कि बहुत ही खुशी की बात है, इंडिया को चीयर अप करने की बात है। इनके लिस्ट जो है आप न्यूज़पेपर से डाउनलोड कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं और न्यूज़पेपर जो है आपको टेलीग्राम के लिंक पर मिल जाएगा, ठीक है। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगले जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं उन्हीं को बता रहा हूं आपको, पेज नंबर 8 से आपका सिटीजन पोल थ्रो ऑफ 3 कंटेंडर्स फॉर नेशनल बटरफ्लाई टैग। देखिए क्या बात कही गई है यहाँ पे कि बटरफ्लाई को नेशनल बटरफ्लाई बनाने के लिए एक वो, जैसे कि पोल वोटिंग का होता है काम, मतलब उसी के द्वारा एक टैग किया गया है, ठीक है। जैसे कि बंगाल टाइगर है, इंडियन पिकॉक है, इंडियन लोटस है, बनियान ट्री है और मैंगो की ट्री है, ये नेशनल सिंबल है हमारे भारत के, ठीक है। उसी टाइप से नेशनल बटरफ्लाई को भी 3 बटरफ्लाई है, उसमें से एक बटरफ्लाई को नेशनल बटरफ्लाई बनाया जाएगा, वो भी किसके द्वारा, पोलिंग के द्वारा, ठीक है। इंडियन जेजबेल, कृष्णा पिकॉक और ऑरेंज ऑकलीफ, ये 3 वो बटरफ्लाई है जिन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा और इनमें से एक को हमारे नेशनल बटरफ्लाई बनाया जाएगा, याद रखिए ये चीज, ठीक है। पेज नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो पेज नंबर 10 में जो है डीआरडीओ टेस्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल, डीआरडीओ ने एक मिसाइल टेस्ट किया है शुक्रवार को ही, ठीक है, वो एंटी रेडिएशन मिसाइल है, तो उसके बारे में एक आर्टिकल है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं ये आर्टिकल हमारा एक्चुअली क्या कहता है। एक न्यू जनरेशन वेपन है, नए जनरेशन की एक हथियार है जो टारगेट क्या करेगा, मतलब जिस सीधा अपने दुश्मनों पर टारगेट करता है आफ्टर ए सुखोई फाइटर जेट लॉन्चेज, मतलब सुखोई फाइटर जेट है जो उनके बाद ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। इंडिया ने फ्राइडे को सक्सेसफुली एक टेस्ट किया है जो कि रुद्राम 1 है, उस एंटी रेडिएशन जो मिसाइल है रुद्राम 1 इसका टेस्ट किया है, ठीक है। और ये जो है किस सुखोई
30 MKI फाइटर जेट्स के लॉन्च के बाद, मतलब यानी कि लॉन्च के दौरान किया गया है। और इसमें क्या हुआ है आपको मैं बता दूं, टू टेक डाउन इनेमी राडार, इनेमी रडार को नीचे लाने के लिए और सर्विलेंस सिस्टम को अच्छे से बनाने के लिए ये किया गया है। और मिसाइल जो है 2 मैच की स्पीड से लॉन्च हो सकती है और साउंड की स्पीड से 2 गुना है, ठीक है, जिसे मतलब यानी कि लोगों के लिए एक बात की जाए तो काफी असहनीय होता है, ठीक है। और डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो न्यू जनरेशन वेपन जो है डिजाइन किया है, और टेस्टिंग का जो इसका काम हुआ है वो बालासोर में हुआ है, ठीक है, इन द कोस्ट ऑफ द ओडिशा and in the Bay of Bengal at about 10:30 a.m. This is his step forward, एक बड़ा स्टेप है। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा है कि डीआरडीओ ने एक सक्सेसफुल अपनी टेस्टिंग कर ली है, और इसी के रिगार्डिंग द आईएफ विल नाउ हैव द कैपेबिलिटी, अब आईएफ के पास एक कैपेबिलिटी है कि वो परफॉर्म कर सके सीड का काम। सीड मतलब सप्रेशन ऑफ इनेमी एयर डिफेंस, मतलब इनेमी के एयर डिफेंस को सप्रेस कर सके, दबा सके, उनका सामना कर सके, या फिर एनिमी के जो है टेरिटरी को डिस्ट्रॉय करने में हेल्पफुल साबित हो। ये एक ऑफिशियल बात हुई है, ठीक है। आगे जो इसमें ये बताया गया है आपका कि जो न्यू जनरेशन आपकी मिसाइल है ये, ठीक है, एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है, ठीक है, या फिर नागराम के जो नागराम है, ये इंटीग्रेट हुआ है SU-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट के द्वारा, ठीक है। और इसकी जो रेंज डिपेंड करती है कि किस ऊंचाई से इसे लॉन्च किया जा रहा है, किस ऊंचाई पे फ्लाइट उड़ रहा है। और एक चीज और है, इसे आप 500 मीटर से या 15 किलोमीटर के दौरान, मतलब 500 मीटर से लेके 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी आप इसे लॉन्च कर सकते हो। और ये डायरेक्ट मतलब अपने टारगेट को 250 किलोमीटर की रेंज तक डायरेक्ट उसे टारगेट बना सकता है, ठीक है। तो ये था अब एक नया मिसाइल जो रुद्राम 1 है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो कि सुकोई 30 MKI के द्वारा इंटीग्रेट करके लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये आर्टिकल हमारे यहाँ पर फिनिश होता है। अगले आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। अब इसमें एक नाम आ गया गाइस, डीआरडीओ। तो डीआरडीओ का भी जानना जरूरी है हमारे लिए कि ये डीआरडीओ जो है वो क्या है, ठीक है। तो डीआरडीओ के बारे में चलिए देखते हैं। डीआरडीओ डीआरडीओ क्या है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कंट्रोल का काम है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया गया है। और ये क्या काम करता है? इट इज वर्किंग टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस फॉर इंडिया एंड प्रोवाइड्स फॉर डिफेंस सर्विस, हमारी डिफेंस सर्विस को प्रोवाइड करता है, और जो कि मतलब यानी कि एक बढ़िया साइंस और टेक्नोलॉजी के बेस को भारत में एस्टैब्लिश करने का भी काम करता है, ठीक है। और डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी जो है इसके चेयरमैन है डीआरडीओ की। डीआरडीओ जो स्टैब्लिश हुई 1958 में हुई आफ्टर कंबाइनिंग द टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, जबकि मतलब किसके कंबाइनिंग के दौरान? टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट जब इसके साथ कंबाइन हो गई थी तब डीआरडीओ का एस्टैब्लिशमेंट 1958 में हुआ था, ठीक है। और ये टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट क्या है? इंडियन आर्मी का और टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोडक्शन, ठीक है, इन दोनों का उस समय कॉम्बिनेशन हुआ, इंडियन आर्मी एंड द डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन डीटीडीपी विद द डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कब हुआ था कॉम्बिनेशन? 1958 के अंदर। स्टार्टिंग में 10 लेबोरेटरी के द्वारा काम शुरू किया गया था डीआरडीओ ने, फिर उसके बाद 52 लेबोरेटरीज की, और जो कि फिर उसमें बढ़ता गया, और जिसमें एरोनॉटिक आर्मामेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट व्हीकल, इंजीनियरिंग सिस्टम, ठीक है, इस टाइप के काम उसमें होते थे सारे, इंस्ट्रूमेंटेशन से, मिसाइल से, एडवांस कंप्यूटिंग का काम, स्पेशल मटेरियल्स थे, नवल सिस्टम था, लाइफ साइंस, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें थी। और जो प्रेजेंटली की बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड बैक ओवर 5000 साइंटिस्ट, इसमें 5000 तो साइंटिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं, और 25,000 जो है लगभग दूसरे साइंटिस्ट है जो कि टेक्निकल और सपोर्टिंग पर्सनल से रिलेटेड है, ठीक है। और इसी प्रकार से सेवरल मेजर प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं जो मिसाइल और आर्मामेंट्स, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, राडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, इन सभी चीजों से संबंधित काम कर रहे हैं। कितने हैं ऐसे प्रोजेक्ट? काफी प्रोजेक्ट है, और टोटल मतलब बात की गई थी 5,000 साइंटिस्ट है, और 25,000 दूसरे साइंटिस्ट है जो कि टेक्निकल और सपोर्टिंग पर्सनल से रिलेटेड है, ठीक है गाइज। यहाँ पे आगे देखिए, इसमें यह भी बताया गया है आपका कि जो डिजाइन है, डेवलप और लीड टू प्रोडक्शन स्टेट ऑफ आर्ट, सेंसर, वेपन सिस्टम, प्लेटफॉर्म एंड इक्विपमेंट, ये भी हमारे डिफेंस सर्विस के लिए है। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करता है, ठीक है, और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉमोडिट क्वालिटी मैन पावर के लिए बढ़ाता है, और स्ट्रॉन्ग इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी को आधार को मजबूत करता है, मतलब मजबूत करने का काम करता है। तो ये हमारे डीआरडीओ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो कि आपके लिए जरूरी था। अगला जो है हमारा सारस, SARS,
इसी पेज पर आपका SARS-CoV, ठीक है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं है, लेकिन बस आपकी नॉलेज के लिए मैंने लिख दिया है टोटल 2 ही लाइनों में, जो कि क्या है, एक स्टेटमेंट दी गई है एक प्रोफेसर, माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर है, ठीक है, सुसैन वेइस के द्वारा। उन्होंने ये कहा है कि जो कोविड-19 है ये कोई हमारे लिए लास्ट वायरस नहीं है भाई। एक मर्स 2 का नाम का वायरस बताया, उससे कहा है कि इससे अगला वायरस है मर्स 2 हो सकता है, तो एक वायरस से तो निपटे नहीं और दूसरा वायरस आने की बात कही जा रही है, क्यों खामोखा, मतलब खैर ये मैंने आपको एक नॉलेज के लिए बता दिया है, ठीक है। अगले आर्टिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एनसीपीसीआर पे क्वेश्चंस उठाए हैं चिल्ड्रन के रेपिट्रेशन को लेकर। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, मतलब पहले तो एनसीपीसीआर क्या है, चाइल्ड प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग है ये, ठीक है। इसे आप कह सकते हो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है। तो ये है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को एक रेस्पॉन्स दिया है, ठीक है, चाइल्ड राइट्स बॉडी को लेकर, एनसीपीसीआर को, कि जो 8 राज्य है, टू इट रिक्वेस्ट टू 8 स्टेट, 8 राज्यों को रिक्वेस्ट किया टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करने के लिए, उत्पादन के लिए चिल्ड्रन लिविंग केयर होम बिफोर द लोकल चाइल्ड वेलफेयर कमेटी टू देयर इमीडिएट रेपिट्रेशन विद देयर फैमिलीज। मतलब कि उन लोगों के लिए लिविंगहुड प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है, लोकल चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से पहले, इमीडिएट। और एनसीपीसीआर जो कह रही है कि लिखा है उसने तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश को, तेलंगाना को, मिजोरम को, कर्नाटक को, केरला को, महाराष्ट्र को और मेघालय को, इसके रिगार्डिंग जो 8 राज्य बताए गए हैं। इसमें स्टेट जो बात कर रहा है 1.84 लाख चिल्ड्रन जो है लगभग, यानी कि इस प्रकार के केयर होम में जो रखे गए हैं, और लगभग 70% चिल्ड्रन ऐसे हैं, दिस अकाउंट्स फॉर ओवर 70% ऑफ द चिल्ड्रन इन केयर होम। और ये कितना है, जितने केयर होम में जो बच्चे हैं उनके टोटल ये 70% है, 1.84 लाख, ठीक है। जो न्यायाधीश के एल नागेश्वरा जी राव जी थे, जो मतलब जिनकी बेंचिंग के दौरान ये डिसीजन लिया गया, या जो ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है एनसीपीसीआर को लेकर, तो उनका जस्टिस का नाम क्या है, एल नागेश्वर राव, ठीक। और इसके रिगार्डिंग जो अगली हियरिंग होनी है नवंबर 24 को होनी है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसी के ऊपर ये क्वेश्चन उठाया गया था। और एनसीपीसीआर अब एक्चुअली करती क्या है उसके बारे में थोड़ा सा। एनसीपीसीआर मैंने बताया एक ऐसी स्टेटरी बॉडी है, ठीक है, जो 2007 में सेटअप की गई थी अंडर कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स, मतलब बच्चों के अधिकार की सुरक्षा हेतु, ठीक है, एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग के तहत 2007 में सेटअप की गई थी, याद रखना 2007 में सेटअप की थी। और कौन से एक्ट के तहत, एक्ट 2005, ठीक है, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। इसका मेन काम क्या था, प्रोटेक्ट, प्रमोट और डिफेंड करना बच्चों के राइट्स को, ठीक है। तो इस संबंधी में ये बात थी, और ये कन्वेंशन जो है लगभग 18 साल से कम समय के बच्चों के लिए ये लागू होता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम लोग अगले आर्टिकल्स की तरफ। अगला आर्टिकल जो है आपका, जो इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 11 से है, और वो आर्टिकल क्या कहता है, एक यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विंस नोबेल पीस प्राइज। भाई देखो, नोबेल प्राइज मिलते जा रहे हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है, साइंस के फील्ड में मिला है, टेक्नोलॉजी, ये लिटरेचर के फील्ड में भी मिला है, और ऐसे ही आपकी बात की जाए तो आपकी केमिस्ट्री के फील्ड में मिला है, फिजिक्स के फील्ड में मिला है, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, नोबेल प्राइज मिलते जा रहे हैं, उनका मैं आपको द हिंदू में बताता भी जा रहा हूँ, जो एडिटोरियल आ रहे हैं उनसे संबंधित सारी चीजें आपको डिस्क्राइब करता जा रहा हूँ। तो चीजों को आप ध्यान से सुने, जो कि आपके लिए प्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो ये नोबेल पीस प्राइज 2020 किसे मिला है उसके बारे में है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विंस, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है यूएन का, उसने ये जीता है। और क्यों जीता है ये, मतलब यानी कि ये प्राइज, उसे पीस प्राइज क्यों मिला है 2020, क्योंकि उसने क्या है, इसके कंट्रीब्यूशन के लिए टू बेटरिंग कंडीशन फॉर पीस। देखिए उसने कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा कंट्रीब्यूट किया है उसने, ठीक है, टू बेटरिंग कंडीशन को सुधारने में, फॉर पीस इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया, जो एरिया कॉन्फ्लिक्ट के दौरान काफी अफेक्ट हो गए थे, ठीक है, उन एरिया में पीस के लिए काफी अच्छा, या उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए इसने काफी अच्छा काम किया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। इसी के तहत, ठीक है, इसी के तहत क्या किया गया है, इसे नोबेल पीस प्राइज 2020
दिया गया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमारे यहाँ पे ये भी फिनिश किया जाता है। अगले पेज की तरफ हम बढ़ते हैं। अब अगला जो है हमारा एडिटोरियल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और एडिटोरियल जो है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पर बताए गए हैं। एडिटोरियल में आपका जो पहला एडिटोरियल है, द राइट बैलेंस ऑन शाहीन बाग एंड द राइट टू प्रोटेस्ट, ये वही एडिटोरियल आ गया, वही आर्टिकल आ गया जो अभी 2-3 दिन पहले शाहीन बाग को लेके जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उससे संबंधित जो हमने बात की थी, लगभग सेम है, कुछ अंतर नहीं है। तो आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं, या फिर मैं आज भी इसके बारे में आपको बता रहा हूं। हुआ क्या है, एक प्रोटेस्ट किया गया था शाहीन बाग में, ठीक है, और ये जो प्रोटेस्ट है लगभग 50, 60, 70 साल की मैक्सिमम लेडीजों के द्वारा किया गया था। इस प्रोटेस्ट में क्या किया उन्होंने, क्या किया, जैसे सपोज कीजिए ये हमारा जो है इधर नोएडा है या दिल्ली मान लीजिए, और इधर जो है क्या है, नोएडा है। तो अब नोएडा से दिल्ली लोगों का आना जाना होता था एक ब्रिज के द्वारा, ठीक है। और ये ब्रिज क्या किया, शाहीन बाग में, यहाँ पर दिल्ली में, यहाँ पर इस ब्रिज को ब्लॉक कर दिया गया, इस ब्रिज को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया। और जब ब्लॉक हो गया, जो दिल्ली से जो नोएडा जाते थे या फिर जो नोएडा से दिल्ली आते थे, ठीक है, उनके लिए बहुत भारी दिक्कत हो गई। जब यहाँ पे ये 10 मिनट का जो रास्ता है या 10 मिनट में ऑफिस पहुंच जाते थे, अब इसके लिए उन्हें एक लंबा दूसरा पुल था, काफी दूर से था, ठीक है, जिससे जाने में और जिसके द्वारा अपने काम पे जाते थे लगभग वो 2 घंटे का अंतर पड़ जाता था। तो जो यहाँ के लोग आने जाने वाले थे, इन्होंने एक केस कर दिया, ठीक है, और वो केस पहले हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट से फिर वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, तो उसी से संबंधित बात है। उसने कहा है कि राइट बैलेंस होना चाहिए प्रोटेस्ट वालों का और लोगों के जो अधिकार है उनका। तो राइट बैलेंस की क्या बात है, वो चीज यहां पर डिस्क्राइब की गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई ठीक है, प्रोटेस्ट करने का आपको अधिकार है, ओके, प्रोटेस्ट, ये पूरे आर्टिकल में यही चीज है, कोई ज्यादा नहीं, मैं सबको आपको वैसे ही ब्रीफली बता रहा हूँ, यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है और कुछ नहीं है। आपको देखिए दिखा देता हूँ कि द राइट टू प्रोटेस्ट एंड राइट टू मूवमेंट, और पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए, तो वही चीज मैं बता रहा हूँ। तो जो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कि प्रोटेस्ट करने का ठीक है, आपका अधिकार है, प्रोटेस्ट करो, लेकिन भाई आप आम जनता को क्यों परेशान कर रहे हो, पीसफुल तरीके से करो ना, और पब्लिक प्लेसेस को आप ब्लॉक क्यों कर रहे हो, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि लोगों को राइट टू फ्री मूवमेंट का भी अधिकार है, राइट टू फ्री मूवमेंट का भी अधिकार है। अतः आप ब्लॉक नहीं कर सकते, पब्लिक को परेशान नहीं कर सकते हैं। आप ऐसे एरिया को चुनिए जहां पर पब्लिक को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। और इसी के में यह भी बताया गया है कि भाई अगर आपका राइट टू प्रोटेस्ट का हक है, तो लोगों का राइट टू फ्री मूवमेंट का भी हक है। तो इन दोनों चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। इस प्रकार से यहाँ पर ये आर्टिकल जो बताया गया है और इसमें जो जजमेंट आई है वो इसमें इस प्रकार से दी गई है कि प्रोटेस्ट ऐसी जगह करो जो आप, जहां पर लोगों को, आम जनता को परेशानी ना हो, क्योंकि उन्हें राइट टू फ्री मूवमेंट का भी पूरा अधिकार है। और एडमिनिस्ट्रेटिव को ये भी देखना चाहिए कि अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो लोगों को मतलब इससे परेशानी ना हो, और ये ना कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करे, बस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने से पहले ही उसे इस चीज को वहां से क्लियर करना चाहिए, ठीक है। अगली स्टेटमेंट है सेविंग लिव्स अंडर द लॉन्ग शैडो ऑफ द पेंडेमिक, जो अगला आर्टिकल है हमारा। ड्यू टू द पेंडेमिक के कारण क्या इफेक्ट पड़ा है, वो चीजें यहाँ पर बताई गई है इस आर्टिकल में। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता है, एक्चुअली आपका ये जानना जरूरी है कि व्हाट हैपेंड या व्हाट इज द इफेक्ट ड्यू टू द पैंडेमिक कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 के कारण क्या क्या इफेक्ट हुए हैं। तो देखिए इफेक्ट तो बहुत ज्यादा है, लोगों में डर पैदा हो गया, फियर, ठीक है, काफी लोग ज्यादा डर गए हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, ठीक है, और फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा परेशान है, बेचारे प्रेजेंट और फ्यूचर में मतलब नहीं सोच पा रहे कि क्या होगा, अब क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, ठीक है, काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई है सोसाइटी। तो इस हिसाब से काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, और इन्हीं इफेक्टों को हम कंटिन्यू करते हैं। तो अगर बात करते हैं तो हमारा जो है, एक आपने देखा यहां तक कि काफी ज्यादा पहले भी कुछ ऐसे कंडीशन आए थे, ठीक है। अब नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक जो चल रहा है हमारा, इसमें क्या है, जो इम्पैक्ट की बात की जा रही है, ऐसा ही इम्पैक्ट 1918 और 19 में इन्फ्लुएंजा के दौरान हुआ था, इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक जब आए थे, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में। तो उस समय लगभग जो ओल्डर पीपल थे हांगकांग के, तो 2003 थे सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है, और
मतलब ऐसे ही नोट किया गया अलग अलग, न्यूजीलैंड, जापान, यूनाइटेड किंगडम, जिसमें लोगों ने क्या किया, सुसाइड कर लिया इस पैंडेमिक के दौरान। ठीक है, और इसी हिसाब से ये जो पैंडेमिक है लोगों को फिजिकल और मेंटली भी काफी ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है सोशल डिस्टेंस बना के रखो, लिमिटेड इंटरेक्शन करो, मास्क पहन के रखो जो हमारा पैंडेमिक चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो क्या इफेक्ट कर रही है, सोशल, फिजिकल, इकोनॉमिक और मेंटल कंसिक्वेंस को इफेक्ट डालती है। अब अगर करंट के जो हमारे करंट के जो ये पैंडेमिक चल रहा है, अगर इसमें देखें तो इसमें क्या है, जो करंट की सिचुएशन है, तो इसमें फरवरी 12 को 2020 में एक फर्स्ट सुसाइड का इसमें केस आया था इस पैंडेमिक के दौरान। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश में, और ये चिंता बढ़ाते गया लोगों के लिए, सुसाइड जो है ये बढ़ता गया। ठीक है, और उस समय मतलब अगर बात की जाए तो इस टाइप से महाराष्ट्र के कुछ दे रखे, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ये सारे हैं जो पैंडेमिक के कारण जो इफेक्ट हुए हैं। ठीक है, और माइग्रेट हुए हैं या अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हुए हैं या इकोनॉमिक जिनका डिस्ट्रेस हो चुका है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में ये इफेक्ट इस टाइप से पड़ा था। तो ये इफेक्ट हो गए ड्यू टू द पैंडेमिक कोविड-19। ठीक है गाइज, तो ये हमारा द हिंदू का जो आर्टिकल है यहाँ पर फिनिश होता है। लेकिन अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की तरफ चलते हैं जो कि द हिंदू से ही है या फिर अदर सोर्सेज जैसे ऑल इंडिया रेडियो या टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर अलग अलग जगह से। तो इसी में मैंने जैसे बताया कि लिटरेचर का भी आपको जो नोबेल प्राइज मिला है, वो नोबेल प्राइज लिटरेचर का किसे मिला है, लुईस ग्लक को। इन्होंने लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज जीता है। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम देख लेते हैं, ये कौन है। ठीक है, और बता दिया कि लिटरेचर के लिए मिला हुआ है, ये चीज ध्यान रखिए। कब मिला है, 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को मिला है। ठीक है, और ये 77 साल की हैं। ठीक है, और अपने मतलब इनकी सुंदर आवाज और जो इन्होंने मतलब इनकी पोएटिक वॉइस इनकी जो है, ठीक है, अनमिस्टेकेबल जो पोएटिक वॉइस है उसके लिए, जिसमें इन्होंने यूनिवर्सल के एग्जिस्टेंस के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये कौन कहते हैं, द स्वीडिश एकेडमी के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें हैं इनके बारे में। तो मेन तो यही है कि लुईस ग्लक है जिन्हें आपका लिटरेचर अवार्ड नोबेल पुरस्कार जो मिला है 8 अक्टूबर को दिया गया है। ठीक, अगले आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो आर्टिकल है हमारा पूसा डिकम्पोजर, इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया। पूसा डिकम्पोजर एक्चुअली है क्या, पूसा डिकम्पोजर एक यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा कहा गया कि पूसा डिकम्पोजर जो है एक ट्रायल बेसिस है। ठीक है, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में काम किया जा रहा है। इसका बैकग्राउंड क्या है एक्चुअली, आपको पता है लोग बाग जैसे हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद जो बच जाता है तो उसे जला देते हैं पैडी को। ठीक है, तो उन पैडी स्टबल को जलाने से मतलब बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी होता है और हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति भी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो उन सारी चीजों पे मतलब कंट्रोल करने के लिए पूसा डिकम्पोजर लाया गया है। इंपॉर्टेंट इन्फो इसके बारे में देखते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फो ये है कि पूसा डिकम्पोजर जो है, टू टेक द पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल हैज बीन डेवलप्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI के द्वारा ये डेवलप किया गया है। और एक फंगी, ये क्या है, एक फंगी बेस्ड लिक्विड सॉल्यूशन है जो क्या करेगा, आपके सॉफ्टन कर देगा, स्टबल को सॉफ्ट कर देगा, मुलायम कर देगा, मतलब इनकी ठीक है वो काफी कठोर होते हैं, ये सॉफ्टन कर देगा। और क्या होगा, इजिली मिक्सड विद सोइल, और जो कि आराम से मिट्टी में मिल सकता है और कंपोस्ट का काम कर सकते हैं, खाद का काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो स्टबल को जलाने की नौबत आती है जिसके द्वारा माइक्रोब्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, तो वो जो है नौबत नहीं आएगी या इससे वो सारी चीजें डैमेज नहीं होगी। इसमें 7 स्ट्रेंथ्स का, फंगी के 7 स्ट्रेंथ्स का यूज किया गया है। IRAI बता रहा है आपका कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये बताया गया है कि फंगी के इसमें 7 स्ट्रेंथ्स जो है यूज किए गए हैं, जो क्या करेगा, आपके हार्ड स्टबल को ब्रेक डाउन कर देगा, उसे सॉफ्ट में बदल देगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया ये टॉपिक। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो है वो ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, जो कि ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा लिया गया है। ठीक है, तो उसी के बारे में थोड़ा सा आगे देखिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे BRICS, ब्रिक्स के नाम से भी, ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की अगर कीमत की बात करें तो भारत में $741 मिलियन की कीमत है।
ठीक है। इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ये अप्रूव करते हैं यूएसडी के $500 मिलियन दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए। ठीक है, जो प्रोजेक्ट चल रहा है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट, और उसे एक लोन का $241 मिलियन दिल्ली जो मुंबई मेट्रो रेल के लिए लाइन 6 का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए यहाँ पर देने की बात हुई है। लोन फॉर दिल्ली एनसीआर रीजन वुड बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो ये लोन है दिल्ली एनसीआर रीजन का, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रयोग किया जाएगा नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, किसके कंस्ट्रक्शन के लिए? रैपिड रेल कॉरिडोर के कनेक्शन के लिए, जो कि जोड़ेगा एनसीटी ऑफ दिल्ली को दूसरे जैसे गाजियाबाद या मेरठ सिटी से यूपी के। ठीक है, और लोन जो मुंबई मेट्रो के लिए दिया जा रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यूज किया जाएगा, और उसमें क्या होगा, महाराष्ट्र के द्वारा यूज किया जाएगा, और जो कि मेट्रो लाइन 6 जो बन रही है जिनकी लंबाई जो है लगभग 14.47 किलोमीटर की है, जो कि मुंबई में है, मुंबई के शहर में। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये प्रोजेक्ट जो है इंप्लीमेंट करेगा मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के, इसके द्वारा ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट इन्फो की बात करें तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी जो है, ठीक है, एक शंघाई बेस्ड बैंक है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के द्वारा। ठीक है, जो भी मोबिलाइज रिसोर्सेज है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग डेवलपमेंट के लिए, या फिर दूसरी इकोनॉमिक इमरजेंस के लिए। ठीक है, तो ये था आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा ये सोर्स लिया गया था आपका यहाँ पे। अगला जो है आपका एयरफोर्स डे है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज से लिया गया है। इस न्यूज में ये बताया गया है कि 88वां हमने एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया था। ठीक है, 8 अक्टूबर को मनाया था, और 8 अक्टूबर 1932 को ही पहला हमारा ऑफिशियली रेज्ड हुआ था ये एयरफोर्स की बात करें। ठीक है, और उस समय ये रॉयल एयरफोर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता था, और पहला इसका ऑपरेशनल जो स्क्वाड्रन आया था वो अप्रैल 1933 में आया था, और उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसका नाम पड़ गया रॉयल इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, 1940 के लगभग, और फिर 1950 में जाके ये हमारा बन गया इंडियन एयरफोर्स रिपब्लिक के बाद। ठीक है, तो ये था एयरफोर्स के बारे में, एयरफोर्स डे के बारे में। हमने अब की बार 88वां एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया है 8 अक्टूबर को, याद रखें ये चीज। और सबसे पहले ये 1932 में आया था, और जो कि एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता था, और इंडियन एयरफोर्स कब बना? इन 1950। ठीक है गाइज, यहाँ पे आपका ये भी आर्टिकल जो है फिनिश होता है। लास्ट जो है आपका आर्टिकल डीबीटी बायरेक क्लीन टेक डेमो पार्क के बारे में बताया गया है, जो कि एक पीआईबी की न्यूज है। इस न्यूज में यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इनॉग्रेट किया है। ठीक है, डीबीटी बैरेक क्लीन टेको डैम पार्क का, कहां पे? ठीक है, सराय काले खान, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली की साइट है ये। इसमें क्या है, ये जो डेमो पार्क है ये किस लिए यूज किया जाएगा? डेमोन्स्ट्रेट इनोवेटिव वेस्ट टू वैल्यू टेक्नोलॉजी विद सपोर्ट विद डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मतलब जो वेस्टेज है उसके रिगार्डिंग, ठीक है, उसे इनोवेट करने के लिए, और किसके सपोर्ट से? बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के सपोर्ट के द्वारा। ठीक है, और ये जो पार्क है मैनेज किया जाएगा बाई है गाइस, बी वाई, बाय दी क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इनक्यूबेशन सेंटर के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा ये मैनेज किया जाएगा, और इसमें इसकी पार्टनरशिप जो है डीबीटी, बिराक और टाटा पावर की पार्टनरशिप है इनमें। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो आर्टिकल है यहाँ पर लगभग फिनिश होता है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, और साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई और लेटेस्ट वीडियो मिल सके। और इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, और इसी के साथ आज का सेशन हमारा खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे गाइस।